नमस्कार। भाषा विज्ञान प्रश्न पत्र क्रमांक 11, इकाई क्रमांक 1। इस इकाई क्रमांक 1 में से भाषा का स्वरूप तथा भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषताएं, इस टॉपिक में से हमने भाषा का स्वरूप और भाषा की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की है। आज की इस वीडियो में हम भाषा की विशेषताएं तथा भाषा की प्रवृत्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। भाषा संबंधी कुछ विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती है। यानी भाषा की विशेषताएं सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती है। भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां ढेर सारी है। आज हम उसमें से 7-8 विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली विशेषता है भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है और समाज में ही उसका विकास होता रहता है। संक्षेप में अगर हम कह सके तो भाषा समाज के लिए और समाज द्वारा निर्मित होती है। भाषा सीखी जाती है। भाषा सीखी जाती है और समाज सिखाता है। माँ ही अपने बच्चे को उस भाषा का प्रथम परिचय करा देती है। यानी माँ अपने बच्चे को कहती है कि पापा कहो, मामा कहो, दीदी कहो। इस प्रकार वह अपने बच्चे को भाषा का पहला परिचय करा देती है। तात्पर्य यह है कि भाषा का सामाजिक रूप भी स्पष्ट है और भाषा की उत्पत्ति सामाजिक निर्वाह के लिए हुई, ये भी स्पष्ट है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा किसी की निजी वस्तु नहीं है। निजी यानी व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, बल्कि वह सामाजिक वस्तु है, ऐसा कहा जाता है। दूसरी विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैतृक संपत्ति है। यानी जिस तरह पिता की संपत्ति पुत्र को अनायास प्राप्त होती है, पिता की संपत्ति पुत्र को अनायास प्राप्त होती है, उसी तरह पिता की भाषा भी पुत्र को अनायास प्राप्त होती है, ऐसा कुछ लोगों का विश्वास है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि भारतीय बच्चे को हम 1-2 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 वर्ष की अवस्था में फ्रेंच में पाल पोसकर बड़ा करेंगे तो उस बच्चे की भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी नहीं होगी, बल्कि फ्रेंच ही उसकी अपनी भाषा होगी, अपनी मातृभाषा होगी। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय बच्चा भारत के बाहर कहीं भी रहकर हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा जान सकता था, समझ सकता था और बोल सकता था। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसके लिए विद्वानों ने ढेर सारे प्रयोग किए हुए भी दिखाई देते हैं। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये बात यहां स्पष्ट होती है। तीसरी विशेषता है भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। यानी मनुष्य समाज के लिए भाषा की धारा सतत प्रवाहमान है। यानी भाषा जब से आरंभ हुई तब से लेकर आज तक वह सतत प्रवाहमान रही है। भाषा की यह गतिशीलता समाज में रहती है और इसीलिए कहा जाता है कि भाषा कालजयी है, प्रवाहमयी है और अविच्छिन्न रूप से चलती रही है। इसका उदाहरण देखना हो तो संस्कृत काल का कर्म प्राकृत काल में आते आते कम हो गया
और आधुनिक काल में वह काम इस प्रकार हो गया और आज आधुनिक काल में काम और कार्य दोनों का भी प्रयोग धड़ल्ले के साथ होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से बिना रुकावट के सतत प्रवाहमान है, यह यहाँ साबित होता है। अगली विशेषता है भाषा सर्वव्यापक है। भाषा कैसे है? सर्वव्यापक है। मनुष्य का समाज कार्य का लाभ भाषा से ही व्याप्त और भाषा से ही परिछायित रहा है। कर्तव्य क्या है और वे कैसे करने चाहिए, इसका ज्ञान हमें भाषा के माध्यम से ही समझ सकते हैं, हम उस भाषा के माध्यम से ही जान सकते हैं। व्यक्ति का संबंध और व्यक्ति और समाज का बंधन भाषा के बिना नहीं हो सकता। व्यक्ति का संबंध यानी एकाध व्यक्ति है, उदाहरण के तौर पर हम एक स्त्री को लेंगे। एक स्त्री है, लेकिन उसके लिए हम कहेंगे कि ये किसी की माँ है, ये किसी की बहन है, ये किसी की दादी है, ये किसी की नानी है, ये किसी की माँ है, ये किसी की बेटी है। इस प्रकार व्यक्ति का संबंध हम बता सकते हैं। व्यक्ति और समाज का बंधन, किसी के लिए हम कह सकते हैं कि ये जिले के कलेक्टर है, ये महाविद्यालय के प्राचार्य है, ये स्कूल के अध्यापक है। इस तरह व्यक्ति और समाज का बंधन इससे यानी भाषा के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। समाज ज्ञान भाषा से ही हम समझ सकते हैं। यानी समाज में जो विभिन्न प्रकार की रूढ़ी परंपराएं होती है, उनका ज्ञान हमें भाषा के माध्यम से समझ में आता है। इसके लिए समाजशास्त्र की किताबें हम पढ़ सकते हैं और समाजशास्त्र की किताब पढ़कर भाषा का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। तो तात्पर्य यह है कि मनुष्य का आंतरिक और बाह्य, वैयक्तिक और सामाजिक, सब का सब यह भाषा का ही परिणाम है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा सर्वव्यापक है, ऐसा कहा जाता है। अगली विशेषता यह है कि भाषा संप्रेषण का मौलिक साधन है। भाषा संप्रेषण का मौलिक साधन है। संप्रेषण ने एक दूसरे के साथ संबंध रखने का, विचारों का आदान प्रदान करने का साधन। तो भाषा संप्रेषण का मौलिक साधन है, ऐसा कहा गया है। उच्चरित भाषा में मनुष्य अपने विचार दूसरों तक आसानी के साथ पहुंचा सकता है। उच्चरित भाषा में मनुष्य अपने विचार दूसरों तक आसानी के साथ पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि उच्चरित भाषा सप्राण होती है, जीवित होती है। उच्चरित भाषा कैसी होती है? सप्राण होती है, जीवित होती है। अन्य साधनों द्वारा भी हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर संकेत से, यानी हाथ से संकेत करके हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। स्पर्श के माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या लिखित रूप से भी हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन माध्यमों में, इन साधनों में अनेक प्रकार की कमियां भी दिखाई देती है। इसलिए उन्हें हम निष्प्राण कहते हैं। इसलिए ये सारे साधन कैसे होते हैं? निष्प्राण होते हैं। इसलिए भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम आसानी से अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाषा संप्रेषण का मौलिक साधन है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा का सर्वप्रथम उपयोग उस भाषा को बोलकर पारस्परिक संप्रेषण का काम लिया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। यानी भाषा संप्रेषण का मौलिक साधन है, ऐसा कहा जाता है। अगली विशेषता है भाषा अर्जित वस्तु है। भाषा कैसी है? अर्जित वस्तु है। यानी भाषा ग्रहण की जा सकती है या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। मनुष्य जिस प्रकार नाक, कान, आंख लेकर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भाषा लेकर उत्पन्न नहीं होता।
तात्पर्य भाषा जन्मजात वस्तु नहीं है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, जिस वातावरण में वो पलता रहता है, उसी समाज की, उसी वातावरण की वो भाषा सीख सकता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है, जिस वातावरण में उसकी परवरिश होती है, उसी वातावरण की वो भाषा सीखता है। भाषा विशेष की क्षमता लेकर कोई उत्पन्न नहीं होता। भाषा विशेष की क्षमता लेकर कोई उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से ही, आसपास के समाज से ही उसे ग्रहण कर सकता है, अर्जित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि भारतीय बच्चे को यदि हम जन्म के बाद लंदन में उसकी परवरिश करेंगे या लंदन के लोग उसकी परवरिश करेंगे, तो उस बच्चे की अपनी भाषा अंग्रेजी होगी, उसकी भाषा अंग्रेजी होगी और वह अंग्रेजी आसानी के साथ बोल सकेगा, समझ सकेगा। उसी तरह लंदन के बच्चों को अगर बचपन से ही हम मराठी भाषा के वातावरण में पाल पोस कर बड़ा करेंगे, तो उन बच्चों की भी अपनी भाषा या मातृभाषा कौन सी होगी? मराठी होगी, और वे अच्छी मराठी बोलेंगे। तात्पर्य भाषा कोई जन्मजात वस्तु नहीं है, बल्कि मनुष्य उसे अपने आसपास के वातावरण से सीख लेता है। इसलिए कहा जाता है भाषा अर्जित वस्तु है। भाषा अनुकरण के द्वारा ग्रहण की जा सकती है। अगली विशेषता है भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा कैसी? व्यवहार द्वारा अर्जित की जा सकती है। जन्म से कोई भाषा लेकर उत्पन्न नहीं होता, ये बात यह साबित हो गई है। समाज में जो व्यवहार होते हैं उसमें वह जब सम्मिलित होता है तब उस वातावरण से वह भाषा सीख सकता है। समाज में जो व्यवहार होते हैं उसमें जब वह सम्मिलित होता है तब उस वातावरण से वह भाषा सीख सकता है। उदाहरण के तौर पर बिचौलियों की भाषा, बिचौलिए ने दलाल जो होते हैं, वह दलाल अगर पशु बाजार में आप कहीं गए होंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि उनके अपनी एक अलग भाषा है। उनकी अपनी एक अलग भाषा है। दलालों की, बिचौलियों की भाषा अपनी एक अलग भाषा होती है। अगर मीट मार्केट में आप लोग चले जाएंगे तो वहाँ के जो मीट बेचने वाले होते हैं, मांस बेचने वाले होते हैं, उनकी अपनी एक अलग भाषा होती है। तो ये भाषा सीखने के लिए हमें समाज में जो व्यवहार होने लगते हैं उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा, तभी उन भाषाओं को हम सीख सकते हैं। समाज की रूढ़ी परंपराएं, पर्व त्योहार, इन सब को जानने के लिए हमें समाज में सम्मिलित होना पड़ेगा, तभी उस वातावरण से हम उस भाषा को सीख सकते हैं। समाज के अन्य लोगों के बोलचाल को देखकर, उनका अनुकरण देखकर हम भाषा सीख सकते हैं। यानी छोटे बच्चे अपने माँ बाप के बोलने का अनुकरण करते रहते हैं, अनुकरण द्वारा उनकी भाषा को अपने साथ अपनाते हैं, और इस प्रकार भाषा का व्यवहार समाज से हम अर्जित कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने भाषा की कुल 7 विशेषताओं पर चर्चा की है। अगली जो 7-8 विशेषताएं हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।